पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी साधना अचानक दरवाजा खोल बाहर आ खड़ी हुई थी। पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सुहानी भाभी का साथ दूंगी और अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। साधना की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम करने आए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिरी थी। अम्मा कपाल पर हाथ रख विलाप कर उठी और पिताजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ऐसी बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई की हत्यारिन का साथ देगी? मैंने तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूँ बाबूजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। उनकी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? बेशर्म कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं जलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना आवेश में पिताजी हाँफने लगे तो चाचा जी ने उन्हें संभाला था। शीला काकी ने साधना को हाथ से पकड़कर जबरन पीछे खींच पिताजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है। जवान बेटे की मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम ही तो कहा करती थी काश महेश हमेशा को सो जाता। साधना की आंखें भर आई थी। वो बात ठीक है साधना, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फ़ायदा बेटी? सुहानी भाभी भी तो किसी की बेटी है काकी। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते? तू क्या समझती है मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा? पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है काकी? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में है। उनके साथ ना जाने क्या हो रहा होगा और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। साधना सचमुच रो पड़ी थी। मैं तेरी बात समझती हूँ बेटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कहकर अपना पीछा छुड़ा गए। ना जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर ना दे। काकी ने आंचल से आंसू पोंछ डाले थे। कुर्सी पर निढाल पड़ी साधना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थी। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व सुहानी भाभी को सौंप माँ निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात माँ ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। माँ उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धा पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब महेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली सुहानी भाभी मुंह नीचा किए निशब्द माँ की सीख सुनती रहती थी। माता पिता विहीन सुहानी ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम कर दिन कटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थी। सबके खा पी चुकने के बाद बचा खुचा उसके सामने रख दिया जाता था। माँ पिता एक साथ रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बनाकर चाचा के सहारे छोड़कर चले गए थे। तब वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वही मेधावी सुहानी की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देख सुहानी का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की झलक देख पाने के लिए सुहानी को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर चाची की निगाह किताबों में आंख गड़ाए सुहानी पर पड़ती तो उसकी सामत आ जाती। उसी सुहानी के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वार खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त भैया के साथ उन्होंने सुहानी को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने सजाए सुहानी इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप में शांत रहे। उनको शांत देख साधना को लगा था शायद कि जिन शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था
कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे। वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज़्यादा विरोध साधना ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही साधना न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती माँ अपने आप में सिमट कर रह गई थी। दादी हर समय पिताजी को पट्टी पढ़ाती, उन्हें सुनाती रहती थी कि पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पागल रहा होगा। हमारे खानदान से ना जाने किस जन्म का बदला लिया इसके बाप ने, हमें धोखे में रख शादी कर दी अपनी लाडली की। अब इस पाप का बोझा ढोने को हम रह गए हैं। जब माँ बताती है पोता जन्मा है तो सुनकर वही दादी खुशी के मारे माँ की बलैयाँ लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपटाए दादी अपनी किस्मत सराहती थी। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। माँ के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौर पड़ते कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज़ किसी के सिर दे मारना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौर पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देती जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता था। जैसे जैसे वह जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। शायद उनकी शादी कर देने में ही भलाई है। पिताजी के मन में यह बात भी चल रही हो। बड़े बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर माँ जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चे को जन्म देने वाली माँ की हिम्मत पर साधना को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी ही होती तो उस समय भी इस कल्पना से साधना को कंपकंपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और साधना ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को माँ कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच पाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साध थी, उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उसके कंधे चढ़ वह सीधे स्वर्ग जाएगी, पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर स्वर्ग कहाँ पहुँची होगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती सुनती साधना बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनगढ़ प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकांत दिनों घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका साधना से कोंच कोंच कर पूछते, क्या बात है साधना, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो माँ खाना बना रही है और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरों के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सीने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली साधना उनके अंधरों के व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। काश वह हमेशा के लिए सो जाएं, इस नन्ही जान को तो मुक्ति मिलती, उसका कलंक किसी भी खा जाएगा। मोहल्ले की शीला काकी बचपन से साधना को बहुत प्यार करती थी, पर भैया के लिए कहीं वैसी बातों पर साधना मचल जाती। तुम बहुत खराब हो काकी, भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे। कभी कभी भैया पर जब दौरे नहीं पड़ते, वे साधना के साथ सचमुच ठीक बात करते थे। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ बेटी, मैं तो तेरे भले की सोचती थी। काकी की उस बात का अर्थ अब साधना अच्छी तरह समझती है। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी संभव नहीं था। भैया के कारण साधना ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली कहकर उससे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती। आंखों से आंसू ढलकाती साधना भी माँ की गोदी में सिर छिपा उन्हें उल्हाने दे डालती।
तुम बहुत गंदी हो माँ, इतना गंदा भैया क्यों लाई? सबके भाई कितने अच्छे हैं, मेरा भाई गंदा है, वो पागल है। छी बेटी, भाई को ऐसे नहीं कहा जाता। भगवान से प्रार्थना कर तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वह तुझे खूब प्यार करेगा साधना। माँ की उन बातों पर साधना को कितना विश्वास था। भगवान से उसने कितनी विनती की वो उसके भैया को ठीक कर दे, उसके भैया को कोई पागल ना कहे, पर भगवान ने उसकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे साधना बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी पिताजी मोटा डंडा उठा उनकी पिटाई भी कर देते। उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो उठता। एक बार उसने पिताजी के हाथ में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में पिताजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती साधना के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है? असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था। किसी के प्रति उनके मन में प्यार या साधना जैसे भाव नहीं थे। युवा होती साधना को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह पराया उनके सामने दिखने से कतराती। एक दिन शीला काकी ने माँ से कहा था, बहू साधना को हमेशा के पास अकेले मत छोड़ना, तू तो सब समझती है, महेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से माँ भी साधना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं साधना कितना डर गई थी। एक बात के लिए साधना माँ, पिताजी और दादी को कभी माफ़ नहीं कर पाई थी। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भर्ती क्यों नहीं कराया। शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती, पर उनकी विक्षिप्तता में कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात से जो कमी है उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। साधना पिताजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनय करती। अस्पताल में भेजने के नाम पर ही माँ अन्न जल त्याग रोना शुरू कर देती। स्वयं पिताजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागल खाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, वर्मा जी का बेटा पागल खाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं पिताजी ये कैसे सोच पाते थे कि भैया के घर में रहने से साधना की शादी आसान हो जाती। व्यंग की एक मुस्कान साधना के होठों पर तैर आई थी। घर के असामान्य वातावरण, भैया के चीखते चिल्लाने के आक्रोश साधना के कॉलेज की डिबेटों में उतर आता। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही ना बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली साधना के अंतर मन में अंधड़ सा चलता रहता। पिताजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। साधना हमेशा सोचती, माँ के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों ना चले गए, काश वह चले जाए। कभी कभी साधना बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों में छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे भैया पर आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी वह तो सामान्य जीवन जी रहे थे और सामान्य साधना असामान्य जीवन जीने की विवश थी। अनजाने ही साधना अपने आप में कई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर बैठी थी। अगर कभी किसी लड़के ने साधना की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, साधना ने उसे झिड़क दिया। दोस्तों में सिर्फ माया ही उसकी निकट आ सकी थी। अपने मन की बात माया से कहकर साधना हल्की हो जाती थी। बीए के बाद साधना ने एमए में दाखिला ले लिया। माया उसी शहर में नौकरी कर रही थी। माया के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके भाई ने घर को संभाला था। अब माया भाई की हाथ मजबूत करने का दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है साधना।
अब उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं है ना। कितनी बार साधना सोचती, काश उसके भैया भी माया के भाई जैसे होते। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछ साधना उठ खड़ी हुई थी। इस समय माया की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी साधना को देख माया सिहर उठी थी। अरे साधना, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ माया, पहले अंदर तो आने दो। साधना को अंदर आने की राह दे माया ने दरवाजा बंद कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी माया? अभी लाई। साधना को चाय थमाती माया की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थी। एक घूंट चाय गले से नीचे उतार साधना ने माया को जवाब दिया था। भैया नहीं रहे माया। क्या? कब? कैसे? बात पाना उतना आसान नहीं। तुझे मेरी मदद करनी होगी माया। तू बता तो सही, क्या हुआ? सुहानी भाभी को पुलिस ले गई है क्या? हाँ माया, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने डंडे से उनके सिर पर वार किया और भैया। हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है साधना? होश में तो है? पूरे होश में तो अब आई हूँ। सुहानी भाभी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की और तू? हाँ माया, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है ना। साधना, तू ये कैसी भाषा बोल रही है? माया का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है ना माया? मेरी सुहानी भाभी हमारे घर के जेल में बंद हो चुकी थी। भाभी ने उन्हें अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वह जा भी कहाँ सकती थी? उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भैया की शादी क्यों की गई साधना? साधना सिहर उठी थी। माँ पिताजी को उनके कुछ शुभचिंतकों ने सलाह दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं। उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती है माया, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपयों में बेची जा सकती है, वहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जीवन की बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों ना उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो वह कितनी सुख होती। उनके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे साधना, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों दे दिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे ही धर्मात्मा लड़की को शादी का लाइसेंस दिला उस पर बलात्कार की खुली छूट दे देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे मिल जाए तो जान से मार डालूं। माया उत्तेजित हो उठी थी। कभी तो ऐसा लगता है माया, ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहाँ मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, माँ को 8 बच्चों की माँ बनाने में क्या पिताजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी? ना जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक माँ ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर की चक्की में पीस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है माया? साधना की आंखें जल उठी थी। सच साधना, तेरी बातों से तो यही लगता है कभी अपने घर वाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सुहानी भाभी के साथ वही हुआ है। उस दिन की बात बताएगी साधना, जब सुहानी भाभी ने वो साहसी निर्णय लिया था। पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया। सच तो ये है, कई बार मेरे दिल में भी भैया को खत्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थी। उस दिन शायद भैया उनसे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई, इधर आ, खोल मेरा कमरा। वह जो कुछ कहते बता पाना कठिन है माया। माँ ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा
तो मैं झल्ला पड़ी थी। माँ, तुम लाख चाहो भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती, समझी? अच्छा हो हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दे। वह भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपने से अलग रख सकती है ना। हाँ, उस दिन सुहानी भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब तक सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया अंतिम सांस ले रहे थे और बदहवास सुहानी भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले शीला काकी ने ठीक कहा था, महेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या महेश के हाथ बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। साधना की माँ को काकी की वो बात कितनी बुरी लगती थी, पर सोचो तो ये था कि भैया की दिन ब दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भांप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने की अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसीलिए फर्क पता नहीं लगता था। सच कहूँ माया, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इस उम्मीद में कि भैया शायद ठीक हो जाएंगे। साधना का स्वर कड़वा आया था। सुहानी भाभी को पुलिस में किसने दिया है साधना? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रमेश ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित पिताजी ने सुहानी भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। उसकी जिंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने के मन ही मन सब कामना करते थे। मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था, बता नहीं सकती। बेचारी सुहानी भाभी, उनका क्या होगा? उन्हीं की मदद हमें करनी है माया। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का माँ पिताजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा हो उन्हें ही समझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ़ कर दे। उन्हें समझा पाना असंभव है माया। बेटे की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं सुहानी भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा पक्का फैसला है, भावुकता नहीं। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी साधना? दुनिया बहुत बड़ी है माया, किसी महिला संस्था में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिलेगी, पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है। समाज उन्हें जीने नहीं देगा। लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति को जलाकर मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र है। फिर यहाँ वैसा क्यों संभव नहीं है माया? इसलिए ना कि हम लड़कियां को बचपन से पति की दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। लड़कियों की इस भूमिका में बदलाव लाना है माया। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, उसके लिए किसी का भी विरोध नहीं सह सकती हूँ मैं, पर भाभी के प्रति प्रयासित तो करना ही है। वह अपने पाँवों पर खड़ी हो जाए, यही मेरी उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना माया? मैं तुझसे कब अलग रही हूँ साधना? बता क्या करना होगा? उत्तेजित साधना को मुग्ध दृष्टि से ताकती माया के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है। भाभी को तुरंत जमानत कर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेंगी माया? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है माया, पर तेरी नौकरी पर सुहानी भाभी की वजह से कोई आँच ना आ जाए। माया शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्य मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरह परिचित है। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं अपनी कुंठाओं में जकड़ शायद कुछ न कर पाती। उन्होंने मेरी कुंठाओं दूर कर मुझे आत्मविश्वास दिया है। तब क्यों ना हम उन्हीं के पास चले, वहीं किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देंगी। उनका अनुभव हमारे लिए ज़रूरी है साधना। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आए उत्साह के चमक के साथ साधना प्राचार्य के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।